हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल में मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की कृषि पढ़ रहे थे और इसमें हमने मध्य प्रदेश की कृषि में गेहूं उत्पादक क्षेत्र, सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र, साथ ही मध्य प्रदेश में सोयाबीन के तीव्र विस्तार के कारण क्या है, कृषि विभाग द्वारा कौन कौन से फसल क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है, यह भी देख लिया था। साथ ही मध्य प्रदेश में गांजा, अफीम, चना की खेती, मध्य प्रदेश को दलहनी प्रदेश क्यों कहते हैं, यह भी हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या क्या है और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही जैविक खेती मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, जैविक खेती किसे कहते हैं, इससे क्या क्या लाभ होते हैं, इस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस सभी टॉपिक को हम प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या। तो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अधिकांश जो जनता है या जनसंख्या है, उसकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। अर्थात मध्य प्रदेश की जो अधिक जनसंख्या या अधिकांश जनसंख्या है वह कृषि पर आधारित होती है और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश का अन्नदाता विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं, हम इनको देख लेते हैं। पहले हम इन समस्याओं का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो जो किसानों की समस्या है उसका प्रमुख कारण यह है कि उसके उपज का समुचित मूल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही धन अभाव के कारण कृषि उपज अधिशेष को अधिक समय तक ना रख पाना और भंडारण की सुविधा की कमी भी होती है और कृषि लागत का अधिक होने के कारण भी किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैंकिंग ऋण न मिल पाने के कारण भी वह असंस्थागत ऋण लेते हैं, जिसके कारण वह कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और अंतिम रूप से यह पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण चलता रहता है, कर्ज के बोझ दबे रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार से यह किसानों की प्रमुख समस्याएं थी, तो हम इनको देखते हैं। कृषि उपज का समुचित मूल्य ना मिल पाना। जो कृषक उत्पादित करता है फसल, उसका समुचित उसे मूल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही धन अभाव अर्थात धन की कमी के कारण भी जो कृषि अधिशेष होता है, अधिशेष से तात्पर्य होता है उसके उपयोग का जो अनाज होता है उसको बचाने के लिए वर्ष वर्ष के अनाज बचाने के बाद जो उसका अधिशेष होता है या अधिक अनाज होता है उसे कृषि अधिशेष कहते हैं। तो उसको वह लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख पाता है। साथ ही भंडारण की सुविधा। ग्रामीण किसान होते हैं जो परंपरागत रूप से कृषि करते हैं, गरीब लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, इस कारण से भी भंडारण की सुविधा की कमी होती है। और कृषि लागत का अधिक होना। कृषि क्षेत्र में अधिक लागत की आवश्यकता होती है, पैसे का उपयोग होता है, जिस कारण से भी उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिंचाई सुविधा एवं उर्वरकों, उन्नत बीजों का समय पर उपलब्ध ना हो पाना। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान होते हैं उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है क्योंकि संसाधन की कमी होती है। साथ ही जो रासायनिक उर्वरक होते हैं या कीटनाशक होते हैं, उन्नत बीज होते हैं, उनको वह खरीदने में असमर्थ होते हैं, इस कारण भी उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय पर सुविधा अनुसार बैंकिंग ऋण मिल पाना। तो जो बैंकिंग प्रणाली होती है वह अत्यधिक जटिल होती है। साथ ही जागरूकता की कमी होती है। जो गांव के छोटे किसान होते हैं तो वह बैंक से ऋण ना लेकर जो असंस्थागत ऋण होते हैं, साहूकार वगैरह होते हैं, उनसे ऋण लेते हैं और अधिक ब्याज दर के कारण कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यह बोझ चलता रहता है कर्ज, और अंततः मजबूरी बस आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसान प्रमुख समस्याओं का सामना करते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक समस्याएं जैसे मानसून की अनिश्चितता, कभी सूखा आता है, कभी अत्यधिक ठंड पड़ती है, पाला पड़ जाता है, अकाल, प्राकृतिक बाढ़, कीट प्रकोप के कारण भी अनेक प्राकृतिक आपदाओं के सामना के कारण भी किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आधुनिक कृषि यंत्र। जो किसान होते हैं वह आज भी हल बैल से कृषि करते हैं। गांव के ग्रामीण किसान उनके कारण भी वह आधुनिक यंत्रों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से कृषि क्षेत्रों में उनको अधिक जटिलता का सामना करना पड़ता है और बैंकिंग प्रणाली की जटिलता भी होती है, जागरूकता की कमी होती है, जिससे वह इन सभी समस्याओं का सामना करते रहते हैं। उपयुक्त आधारों पर किसानों की समस्याओं को हम देखते हुए हमने देखा कि किसानों के मध्य प्रदेश में कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब हम देखते हैं कि प्रदेश सरकार ने किन योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया।
तो हम देखते हैं प्रदेश सरकार द्वारा योजना एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो वह कैसे हैं। तो वर्ष 1998 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड सरकार देश में ही नहीं प्रदेश में भी इसका क्रियान्वयन किया गया था और इसके माध्यम से किसानों को कुछ पैसों की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही 2001 में केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर किसानों के अधिशेष जो अधिक अनाज उत्पन्न होता है उसको भंडारण की सुविधा हेतु पंचायत स्तर पर ग्रामीण गोदान योजना प्रारंभ की गई थी। तो ग्रामीण गोदान योजना किस स्तर पर प्रारंभ की गई थी? तो पंचायत स्तर पर। कब? तो 2001 में। 1 अप्रैल 2013 को प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों को शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण हेतु बैंकिंग सुविधा प्रदान की गई। तो किस दर पर 1 अप्रैल 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने ऋण प्रदान किया गया था? तो शून्य ब्याज दर पर। फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के शेरपुरा में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। इस बीमा योजना से यदि कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा या किसी भी कारण से फसल किसान की नष्ट होती है तो उसको उसका कुछ मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में उन्नत बीजों को उपलब्ध कराने हेतु अदला बदली कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो अदला बदली कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? सीहोर जिले से की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रदेश में सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना, बलराम तालाब योजना, साथ ही जो मनरेगा योजना के अंतर्गत कपिल धारा उपयोजना प्रारंभ की गई थी। तो कपिल धारा उपयोजना किसके अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत की गई थी। साथ ही जो बलराम तालाब योजना थी इसके अंतर्गत सिंचाई हेतु कुएं खुदवाए जा रहे थे और यह 2007 में इस योजना को लागू किया गया था। 15 अप्रैल 2017 को से प्रारंभ मुख्यमंत्री सोलर सिंचाई पंप ने भी प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 90% सब्सिडी प्रदान की है। अर्थात मुख्यमंत्री सोलर सिंचाई पंप योजना के अंतर्गत किसानों को 90% सिंचाई संसाधनों को खरीदने या उपयोग के लिए 90% सब्सिडी दी जाएगी और 10% किसानों को स्वयं इसमें व्यय करना पड़ेगा। साथ ही बीज भंडारण केंद्रों के माध्यम से उन्नत बीजों एवं सब्सिडी युक्त फर्टिलाइजर का उपयोग भी कराना होगा। साथ ही इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी प्रारंभ की गई थी। इसका तात्पर्य था कि जो मृदा थी उसको परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और उसमें किन तथ्यों की अधिकता है, किन तथ्यों की कमी है और उर्वरा शक्ति कितनी है, इन सभी का परीक्षण होगा और उन्हें उसके अनुसार खाद, उर्वरक आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यह प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी इसका क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है सरकार द्वारा खाद्यान्न फसलों को उन पर खरीदी भी की जाएगी। कृषि उपकरणों को खरीदने हेतु भी सहकारी बैंकों के माध्यम से आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 16 अक्टूबर 2017 से समुचित मूल्य दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भावांतर योजना का शुभारंभ किया गया था, जो अभी वर्तमान में बंद है। यह भावांतर योजना सागर जिले के खुरई से स्टार्ट की गई थी। MPPSC प्री में से पूछा भी गया है। साथ ही 22 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत भी प्रदेश के किसानों को 2 लाख रुपए तक का कृषक ऋण माफ किया गया है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं को सुलझाया जाए और अन्नदाता को एक अच्छा वातावरण तैयार करके दिया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं जैविक खेती। तो जैविक खेती कृषि की वह विधि है। हम जानते हैं कि जैविक खेती क्या होती है। तो जैविक खेती होती है वह कृषि की वह विधि है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों उपयोग या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो केमिकल वाले कीटनाशक होते हैं या उर्वरक होते हैं, खाद होते हैं, उनका कम या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। साथ ही इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र में हरी खाद एवं जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। तो जैविक खेती क्या होती है? तो जैविक खेती वह होती है जिसमें
केमिकल युक्त उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग कम किया जाता है या न्यूनतम किया जाता है। साथ ही जैविक खेती में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए फसल चक्र में हरी खाद एवं जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 2001-2002 में जैविक खेती का शुभारंभ हुआ था। तो मध्य प्रदेश में जैविक खेती का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2001-2002 में हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकासखंड के 10 गांवों में जैविक खेती प्रारंभ की गई थी। तो कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो प्रत्येक जिले के अर्थात 52 जिले के प्रत्येक विकासखंड में के 10 गांव में जैविक खेती प्रारंभ की गई थी और इन्हें जैविक गांव नाम दिया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3130 गांवों में जैविक खेती का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती के जरिए मुख्य रूप से कपास, गेहूं, सभी खाद्यान्न फसलें, फल, सब्जियों आदि का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार से जैविक खेती से मध्य प्रदेश में प्रमुख जो फसलें उनका उत्पादन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 जुलाई 2011 को जैविक कृषि नीति घोषित की थी। तो 2 जुलाई 2011 को कौन सी कृषि नीति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई थी? तो जैविक कृषि नीति 2011 घोषित की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप जो जैविक कृषि नीति घोषित की गई है, इसके परिणाम स्वरूप ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर सिक्किम है, सेकंड पे उत्तराखंड और थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है जैविक खेती के उसमें बढ़ावा देने के लिए। जैविक खेती में कौन कौन सी खाद उपयुक्त होती हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो गोबर की खाद, बायोगैस स्लरी, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट पेट, जैविक उर्वरक, मुर्गी पालन आदि के अपशिष्ट को जैविक खेती में जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। साथ ही 5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है जैविक खेती से। और इस उपलब्धि को देखते हुए मार्च 2018 का बेंगलुरु में आयोजित जैविक कृषि सम्मेलन में मध्य प्रदेश को ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2018 किसे प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को हुआ है। कब मिला है? 2018 को मिला है। कहाँ पे मिला था? तो यह बेंगलुरु में जैविक कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया था, वहाँ पे यह प्रदान किया गया था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जैविक खेती के कीट प्रकोप एवं रोग नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो इसमें चूल्हे की राख को प्रयोग किया जाता है। साथ ही छाछ अर्थात मठा, नीम की पत्तियां, निबोली, जो नीम के छोटे छोटे फल होते हैं उनको निबोली कहते हैं, तो निबोली व छाल व नीम का तेल, साथ ही गौमूत्र को भी जो कीट प्रकोप होते हैं जैविक खेती में या रोग फैलते हैं उनको रोकथाम के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैविक खेती का क्या लाभ है? तो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। भूमि की उपजाऊ क्षमता में इसलिए वृद्धि होती है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से जो खाद बनाई जाती है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है, तो भूमि के जो तत्व होते हैं उनमें उर्वर क्षमता में वृद्धि होती है। सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। जब पारंपरिक तरीके से अर्थात जैविक तरीके से कृषि की जाएगी तो मिट्टी में जल संधारण क्षमता बढ़ेगी और सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगी। रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, अर्थात जो महंगे रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग कम किया जाएगा और साथ ही जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। तो जैविक उर्वरक जो खाद होती है, गोबर, बायोगैस स्लरी, वर्मी कंपोस्ट, इनके माध्यम से तो जो लागत में निर्भरता होती है वह कम हो जाती है और कम पैसा खर्च होता है। जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होती है, भूमि की जल संधारण क्षमता बढ़ती है, पानी से वाष्पीकरण कम होता है। जब जैविक खेती की जाती है तो भूमि की जल संधारण क्षमता बढ़ेगी और वाष्पीकरण भी कम होगा, भूमि का जल स्तर में वृद्धि होगी, साथ ही मृदा प्रदूषण में कमी आएगी। मृदा प्रदूषण में कमी इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे रासायनिक कीटनाशकों का या उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने संक्रामक बीमारियाँ भी कमी होती है। जो दूषित कचरा हम ऐसे ही फेंक देते हैं उसका खाद बनाया जाता है, तो इससे भी संक्रामक बीमारियाँ कम होती हैं। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की कृषि में जैविक खेती एवं किसानों की समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा थी। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए और अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।